बच्चों, आज हम उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे। हमने तटस्थता वक्र पढ़ा, जिसमें देखा हमने तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। वो उस पर स्थित विभिन्न बिंदु ऐसे होते हैं जिसके चयन में वो तटस्थ होता है, क्योंकि उन सभी बिंदुओं से उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। हमने कीमत रेखा देखी। कीमत रेखा में हमने देखा कीमत रेखा वो रेखा होती है जो ऐसे x तथा y वस्तु के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती है जिसे जो है उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च करके वो उसे प्राप्त कर सकता है। उस पर उपभोक्ता द्वारा किया गया दोनों वस्तुओं पर वह बराबर विभिन्न संयोग ऐसे होते हैं जिस पर किया गया वह समान होता है। वो तो कीमत रेखा से ऐसे विभिन्न संयोगों का पता चलता है जो उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करके प्राप्त कर सकता है। और अनादिमान वक्र तटस्थता वक्र से ऐसे संयोग पता चलते हैं जिसके चयन में उपभोक्ता तटस्थ रहता है। यानी अनादिमान वक्र उपभोक्ता के संतुष्टि के स्तर को दिखाता है। तो उपभोक्ता का संतुलन में सबसे बड़ी कुछ मान्यताएं होती हैं। क्या मान्यता है? उपभोक्ता की आय सीमित है। उपभोक्ता सबसे पहली मान्यता, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। दूसरी मान्यता, उपभोक्ता की आय सीमित है। उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। जहां पर उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर अधिकतम होगा वहीं पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम कीमत रेखा बनाएंगे। हम यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार हम ये x वस्तु की मात्रा y वस्तु, यहाँ पे x1 x2 x3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y1 y2 y3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने x वस्तु की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पेन लिख सकते हैं, यहाँ पे पेंसिल लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप अपने विश्लेषण को किस तरह से प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन अभी आप का परिचय हो रहा है तो यहां हम वैसे ही चलेंगे। x वस्तु की कीमत मानते हैं 3 रुपए पर इकाई प्रति इकाई, और y वस्तु की कीमत मानते हैं 2 रुपए प्रति इकाई। ठीक है। और उपभोक्ता की आय 18 रुपए मान लेते हैं। 18 रुपए क्या है? आय है। ठीक है, सीमित है आय। अब अच्छा सोचिए कि वो सारा का सारा x वस्तु पर खर्च कर दे, y वस्तु एक भी ना खरीदे तो कितनी x खरीद पाएगा? 3 6 18। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया, कीमत रेखा का पहला पॉइंट। अगर वो सारा का सारा y वस्तु पे खर्च कर देता है, x वस्तु की मात्रा 0 करता है, 2 9 18, यानी इसमें x की मात्रा 0, y की मात्रा कितनी? 9 आएगी। अब इन दोनों को मिला देंगे हम स्केल रख के, तो हमें कीमत रेखा मिल जाएगी। ठीक है। अब बच्चों वो इसी कीमत रेखा पर स्थित बहुत सारे संयोग हैं उसके पास। इसी कीमत रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वो संतुलन में होगा। अब कहां पर संतुलन में होगा? अब इस पे हम अनादिमान वक्र खींचते हैं, देखते हैं कहां संतुलन में होगा। पहला अनादिमान वक्र IC1 है। तो बच्चों IC1 जो अनादिमान वक्र है, इसे 2 बिंदु पर काटा है, A और B, और एक बिंदु मान लीजिए C है, यहां पे C। तो बच्चों क्या ये A बिंदु पर संतुलन में होगा? नहीं होगा। ना ही B बिंदु पर संतुलन में होगा और ना ही C बिंदु पर। अच्छा, A बिंदु पर संतुलन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि A बिंदु पर उसके खर्च होते हैं 18 रुपए। ठीक है। और 18 रुपए खर्च होते हैं और वो उसे संतुष्टि का कोई लेवल प्राप्त होता है IC1 पर। ठीक है। जबकि इसी संयोग को, इसी संतुष्टि को वो कम खर्च करके प्राप्त कर सकता है। देखिए C बिंदु पर भी उसे उतनी ही संतुष्टि मिल रही है, और देखते हैं C वस्तु पर खर्च कितना हो रहा है। C बिंदु पर खर्च हो रहा है y वस्तु की 4 मात्राएं खरीदी गई और x वस्तु की 2 मात्राएं। तो y की कीमत है 2 रुपए, 4 दूनी 8 रुपए खर्च हो गए, और
एक्स वस्तु की कीमत 3 रुपए है तो 3 दूनी 6, 10 रुपए खर्च हुए हैं टोटल। 4 दूनी 8, वाई वस्तु पर खर्च हुए 8 रुपए और एक्स वस्तु पर 3 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 रुपए। तो 8 और 6 14 रुपए खर्च हुए हैं बच्चों इस पर, यानी अभी उसकी आय पूरी खर्च नहीं हुई है। अगर वो ए बिंदु पर रहता है तो उसके 18 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन संतुष्टि का लेवल वही प्राप्त होता है जो उसे 14 रुपए खर्च होने से मिलती है। इसलिए वो इस बिंदु से अच्छा तो उसका ये बिंदु है, इसलिए वो इसका चयन नहीं करेगा, ना ही वो इसका चयन करेगा, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं पर उसके 18 रुपए खर्च होते हैं उसी संतुष्टि के लिए जिस पे वो 14 रुपए खर्च करके प्राप्त कर सकता है। क्योंकि IC1 संतुष्टि के लेवल को सी बिंदु पर संतुष्टि का लेवल, बी बिंदु पर संतुष्टि का लेवल और ए बिंदु पर संतुष्टि का लेवल समान है। इसलिए लेकिन बी बिंदु पर और ए बिंदु पर वह कितने हो रहे हैं उसके 18 रुपए, और इसी संतुष्टि के स्तर को वो सी बिंदु से प्राप्त कर सकता है 14 रुपए खर्च करके। इसलिए ना तो वो ए बिंदु पर संतुलन में होगा, ना बी बिंदु पर, और सी बिंदु पर संतुलन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मान्यता है कि उपभोक्ता अपनी आय का संपूर्ण भाग अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए अपनी सीमित आय को पूर्ण व्यय करके संतुष्टि के लेवल को अधिकतम करेगा। तो बच्चों जाहिर सी बात है संतुष्टि का लेवल वहां पर सबसे अधिक होगा जहां पर अनादिमान वक्र। अब देखिए ये IC2 वक्र बना है, इस यहां पे क्या हुआ है, IC2 ने कीमत रेखा को ई बिंदु पर स्पर्श किया है, काटा नहीं है, स्पर्श किया है। अब यहां पर ई बिंदु पर एक्स वस्तु की 5 इकाई और वाई वस्तु की वाई वस्तु की 5 इकाई और एक्स वस्तु की 3 इकाई उसने खरीदी है। दूनी 10 और 3 3 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे उसकी ये बच्चों थोड़ा सा एक 2 3 4 5 हाँ, तो अब यहां पर उसके जो है संतुष्टि का लेवल अधिकतम होगा। कहां पर अधिकतम होगा? जहां पर हमारा अनादिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है, ये उसके संतुलन का बिंदु होगा। क्योंकि यहां पर वो अपने सीमित साधनों को, ये थोड़ा सा गैप इसका ज्यादा हो गया और ये टेढ़ी भी है, तो यहाँ पे 5.5 इकाई 4.5 इकाई आएगी। यहाँ पे बच्चों एक्स इस बिंदु पर क्या है, थोड़ा सा गैप बराबर नहीं थे क्योंकि मापक ब्लैक बोर्ड पर निश्चित होता नहीं है। तो ये देखिए ये 4.5 इकाई, 4.5 इकाई जो है 4 दूनी 8 एक 4 दूनी 8 एक 9 9 18, हाँ 3 3 9। एक्स वस्तु की 4.5 इकाई और वाई वस्तु एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 4.5 इकाई खरीदता है, तो 3 3 9 यहाँ खर्च हो 3 3 9 यहाँ खर्च हो गए। और एक्स वस्तु की कीमत क्या है? 3 रुपए। तो वाई वस्तु की कीमत क्या है? 2 रुपए। तो 4.5 वस्तु खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसे? 4.5 वस्तु खरीदने के लिए उसे 9 रुपए खर्च करने। तो 9 रुपए यहां खर्च हुए, 9 रुपए यहां, 18 रुपए उसके खर्च हो रहे हैं, ठीक है। और यहां पर
संतुष्टि का लेवल उसका IC1 की तुलना में अधिक है, तो निश्चित रूप से वो ई बिंदु का चयन करेगा। तो इस विश्लेषण से हमने क्या सीखा? इस विश्लेषण से हमने सीखा उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां पर अनादिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। बच्चों, ये स्पर्श बिंदु पर हो क्या रहा है? स्पर्श बिंदु हम को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं जहां पर अनादिमान वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो, वहीं पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो उपभोक्ता की संतुलन की शर्त, यानी कि उपभोक्ता के संतुलन को हम एक समीकरण से भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, उपभोक्ता का संतुलन कहां होगा? जहां पर तटस्था वक्र का ढाल किसके बराबर हो? कीमत रेखा के ढाल के। कीमत रेखा का ढाल, ये तीनों चीजें जहां बराबर हो वहीं पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। अब देखते हैं तटस्था वक्र के ढाल को हम किसके द्वारा दिखाते? प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तटस्था वक्र का ढाल किसके बराबर होता है? माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। हमने इससे पहले देखा, ठीक है। और एक और के बराबर होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। ये है तटस्था वक्र का ढाल। कीमत रेखा का ढाल हमने कल देखा था। कीमत रेखा का ढाल बराबर होता है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। एक्स वस्तु की कीमत, दोनों वस्तुओं की कीमत का अनुपात, एक्स वस्तु की कीमत बटे वाई वस्तु की कीमत। तो ये बच्चों संतुलन बिंदु है, संतुलन बिंदु, ठीक है। ये आपके संतुलन बिंदु का समीकरण है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट निचोड़ है कि उपभोक्ता संतुलन में वहां होगा जहां पर तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो। ये कब होगा? जब तटस्था वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। क्या? जब IC यानी इंडिफरेंस कर कीमत रेखा को स्पर्श करे, काटे नहीं, स्पर्श करे, ठीक है, स्पर्श करे। थोड़ा साफ साफ लिखिए। ये बच्चों आपका निचोड़ है। उपभोक्ता का संतुलन इस बिंदु पर होगा जहां पर अनादिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। वहां पर कैसी स्थिति होगी? वहां पर दोनों के ढाल बराबर होंगे। ढाल बराबर होने का मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर और कीमत अनुपात दोनों तटस्था वक्र का ढाल क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर के द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ये प्रतिस्थापन की, यानी ये तटस्था वक्र का ढाल को दर्शा रहा है और ये कीमत रेखा के ढाल को दिखाती है। इस तरह आपका उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां पर उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। अधिकतम संतुष्टि वहां प्राप्त होगी जहां वो अपने सीमित बजट से ऊंचे अनादिमान वक्र को प्राप्त कर सके। बच्चों, इससे ऊंचा भी एक अनादिमान वक्र हम बनाते हैं, IC3। क्या वो इसे प्राप्त कर सकता? नहीं, वो उसके बजट क्षमता से बाहर का बिंदु है। कोई भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे A, B, C, यहाँ पे D बिंदु ले लेते हैं। ये उसके बजट से बाहर का है। बजट से बाहर का मतलब क्या है? इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे वाई वस्तु की 5 मात्रा है, एक्स वस्तु की भी कितनी मात्रा है? 5। तो वाई वस्तु की कीमत कितनी है? 2 रुपए। 5 दूनी 10 वाई वस्तु के लिए देने पड़ेंगे और एक्स वस्तु की कीमत है 3 रुपए। 5 या 15, 25 रुपए होने चाहिए उसे डी बिंदु को प्राप्त करने के लिए, जो उसके पास है नहीं। इसलिए ये अप्राप्य बिंदु है। क्या है? अप्राप्य। ये उसकी क्षमता से बाहर का बिंदु है, ठीक है। तो अभी आप
सी बिंदु पर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो ये निकृष्ट बिंदु है। निकृष्ट बिंदु का मतलब है कि यहां पर उसकी संपूर्ण आय खर्च नहीं हो रही, यहां पे दोनों ही वस्तु एक्स और वाई की मात्रा कम है। ई बिंदु ऐसा बिंदु है जो अधिकतम क्षमता का बिंदु है और इससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही, इसलिए वो संतुलन में ई बिंदु पर ही होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका पूर्ण विवरण है। मैं इसकी फोटो भी भेज देता हूं, आप इसे ध्यान से समझ लें। बस ये पूरे जो हमने इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तटस्थता वक्र पढ़ा, कीमत रेखा पढ़ी, उसकी विषय उसके पीछे यही सार था कि हमें यहीं पर उपभोक्ता के संतुलन को जानना था, इसलिए हमने इतनी सारी चीजें अभी तक पढ़ी। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य था यहां पर पहुंचना, इसी के लिए हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी ताकि हमें आसानी से ये चीजें समझ में आ जाए। तो आज हम समझ गए उपभोक्ता वहां पर संतुलन में होगा जहां उसकी संतुष्टि का लेवल अधिकतम हो। संतुष्टि का लेवल वहां अधिकतम होगा जहां उसका उच्चतम अनादिमान वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। और वो सूत्र क्या निकल कर आएगा? जहां पर तटस्थता वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो, वहीं पर उसकी संतुष्टि का लेवल अधिकतम होगा। धन्यवाद बच्चों।